ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की तीसरी कक्षा में। तो देखिए आज हम करने वाले हैं लास्ट वीडियो का बचा हुआ पार्ट, जो था हमने फिफ्थ पार्ट, जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे थे उसमें फिफ्थ हमने देख लिया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते थे हम स्पोर फॉर्मेशन। अब सिक्स्थ रह गया था जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज इस वीडियो में हम इसे ही कवर करने वाले हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा जाता है प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर देखा जाता है? प्लांट्स के अंदर। तो ये देखा जाता है प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स के अंदर ये होता है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन प्लांट सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। यानी कि बिना गैमीट के फॉर्मेशन करे, बिना मेल और फीमेल के फ्यूजन करे बिना हमारे प्लांट में नए प्लांट उगते हैं, नए कह सकते हैं नए प्लांट्स उगते हैं, नए हमारे ट्रीज उगते हैं। ये सब किससे उगते हैं? केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। तो अब हम देखने वाले हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, है ना, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और क्या क्या हो सकते हैं, और जो आप सोच सकते हैं मतलब आसपास की चीजें, स्टेम्स, लीव्स एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? ये सब पार्ट्स को, रूट्स को, स्टेम्स को, लीव्स को और जो इनके जैसे जैसे पार्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनको बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो तो हम अभी देखेंगे, लेकिन क्या देखा हमने? वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट्स की हेल्प से, स्टेम्स की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से जब मैं नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रही हूँ तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आई। अभी देखिए मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप एक बात बताइए, आप सीड्स कैसे, आप किसी प्लांट को जब आप लगाते हैं तो प्लांट को कैसे लगाते हैं, है ना, प्लांट को आप कैसे लगाते हैं? अगर मैं सिंपल पूछूं तो आपका जवाब यही होगा, हम क्या करते हैं? सीड लाते हैं, सीड लगाते हैं सॉइल में, पानी देते हैं, नया प्लांट उग जाता है, प्लांट उग जाता है। ठीक है, चलो मैं कहती हूँ ठीक है आप ऐसे प्लांट उगाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने कभी बनाना उगाया है? बनाना, केला, केले का पेड़ कभी उगाया है? केले में तो बीज ही नहीं होते, केले का फिर आप पेड़ कैसे उगाते हैं? कभी सोचा है आपने? जो लोग शायद साउथ की साइड से होते हैं उनको पता होगी कि केले का जो पेड़ उगाया जाता है ना, वो किसी सीड से नहीं उगाया जाता, क्योंकि केले के अंदर बीज नहीं होते हैं। बनाना इज अ सीडलेस प्लांट। कैसे होता है सीडलेस प्लांट? कैसे होता है देखिए, जो हमारा बनाना होता है ना, बनाना में क्या होता है? आपने देखा होगा बनाना जब आप खाते हैं तो बीच में से क्या होता है, उसका कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना, अजीब से स्वाद के, बीच में ब्लैक ब्लैक होते हैं, उसको बोला जाता है कि बनाना के सीड्स होते हैं। लेकिन वो जो सीड्स होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं, है ना, वो सीड्स नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, वो इमेच्योर सीड्स होते हैं। सीड्स तो होते हैं बट इमेच्योर होते हैं, उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। बनाना का जो प्लांट होता है ना वो लगाया जाता है बनाना से ही। बनाना से कैसे लगाया जाता है? बनाना होता है ना, बनाना का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जैसे हमारा बनाना है, बैंगन जैसा लग रहा है वैसे, ये जो बनाना है इसका ये जो नीचे वाला ब्लैक पार्ट होता है ना, इस ब्लैक पार्ट से नया बनाना उगाया जाता है। अगर मैं इस ब्लैक पार्ट को सॉइल में लगा दूं तो इसी ब्लैक पार्ट में से रूट्स निकल करके आती हैं, इसी ब्लैक पार्ट में से रूट्स निकल के आती हैं, और यही जो पार्ट है ना ये नए प्लांट में फॉर्म होने लगता है, नए प्लांट को फॉर्म करने लगता है। अब देखिए कुछ प्लांट्स, अब हमने ये देखा कि जैसे ये है हमारे पास बनाना है, और प्लांट्स होते हैं जैसे रोज वगैरह होते हैं, तो उनके पास सीड्स नहीं होते हैं। तो सीड्स के बिना भी अगर मैं नया प्लांट फॉर्म कर सकती हूँ, यानी कि वो क्या है? सीडलेस प्रोपेगेशन है, सीडलेस रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सीडलेस हो रहा है यानी कि एसेक्सुअल हो रहा होगा, क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, लेकिन यहाँ पे तो सीडलेस है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। किसकी हेल्प से कर रहे हो? प्लांट के ही एक पार्ट को निकाल करके आप उसकी हेल्प से नए प्लांट को फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कोई अलग दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पार्ट का कुछ पार्ट लेकर के, एक प्लांट का कुछ पार्ट लेकर के उससे आपने नया प्लांट लगाया है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आपने कभी रोज उगाया है? रोज का प्लांट कैसे उगाते हैं? रोज की स्टेम को कट करते हैं, और स्टेम को कट करने के बाद उस स्टेम को लगा देते हैं सॉइल के अंदर। धीरे धीरे उसी स्टेम के अंदर से सॉइल के अंदर रूट्स बनने लगती हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है।
आपने देखा, अब आपने किसको यूज करा, आपने पहले बनाना के केस में बनाना के बेस को यूज करा, उसके बाद आपने क्या यूज करा, रूट्स, जो आपने रोज बनाया रोज के लिए आपने स्टेम का यूज करा। तो ये सब क्या है, ये है वेजिटेटिव पार्ट्स, और वेजिटेटिव पार्ट से आप क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, नया प्लांट्स बना रहे हैं, तो इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी देखते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम बिना सीड के प्लांट को उगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए तीन तरीके से हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लांट खुद ये प्रोपेगेशन नहीं कर सकता है ना। इसको अगर प्लांट नया उगाना है तो ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, प्लांट खुद से नहीं जाता। अब आपको रोज की स्टेम अगर कट करनी है, रोज की स्टेम कट करके नया प्लांट उग जाता है, ये बात सही है, लेकिन जो रोज का प्लांट है वो नेचुरली खुद से अपनी स्टेम नहीं कट कर सकता, उस स्टेम को कट करके हमें ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप शुगर केन भी ऐसे लगता है, कट करके लगता है, तो शुगर केन को आपको खुद ही जा करके काटना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, वो प्रोसेस खुद नेचुरली नहीं हो सकती है ना, खुद प्लांट खुद को काट करके ऐसे नहीं लगा सकता, वो हमको लगाना पड़ेगा। तो इसको इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल मेथड्स है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। ठीक है, आर्टिफिशियल में पहला कौन सा था, पहला आता है कटिंग, दूसरा आता है ग्राफ्टिंग, और थर्ड आता है लेयरिंग। ठीक है, ये तीन है जो आपको पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अब सबसे पहले देखते हैं कटिंग में क्या होता है। देखिए, कटिंग का कुछ नहीं, सिंपल आपको बताया था कि पार्ट की जो हमारा प्लांट है उसकी स्टेम्स को कट करके अगर मैं किसी रूट के अंदर, किसी सॉइल के अंदर लगा दूं तो उसी में से रूट्स का फॉर्मेशन होने लगता है और नया प्लांट आ जाता है। इसको किस में परफॉर्म किया जाता है, जो कटिंग होती है, कटिंग परफॉर्म की जाती है रोज के अंदर, और किसके अंदर की जाती है, शुगर केन के अंदर। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कटिंग के थ्रू हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं। जो होता है ना शुगर केन में क्या होता है, इस तरीके से शुगर केन में बीच बीच में नोट्स होती हैं। ठीक है, नोट्स आपने देखा होगा, बीच बीच में गन्ने में बीच बीच में कुछ रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, यही जरूरी होता है। अगर मैं इस पार्ट को ऐसे काट दूं ना एक गन्ने को, और इस पार्ट को लगाऊं तो एक नया गन्ना हो सकता है, यानी कि ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है नोड्स। ये नोड्स होनी जरूरी होती हैं, ये नोड होगी ना तभी प्लांट उग पाएगा, इसी में से नई स्टेम्स वगैरह निकल कर आती है नोड्स में से। ठीक है, तो नोड्स का होना जरूरी होता है, खाली इस पार्ट से काम नहीं चलेगा, अगर मैं इतने पार्ट को ले लूं उससे काम नहीं चलेगा, नोड्स होनी जरूरी होती है। इस नोड्स वाले पार्ट को कट करके आप सॉइल में लगा दीजिए, आपका नया प्लांट उग जाएगा। इसी तरीके से रोज की जो होती है, आप स्टेम लेते हैं, स्टेम लेकर के लगा दीजिए, नया प्लांट उग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा कटिंग के मेथड, यानी कि स्टेम कट किया और खुद आपने जाकर के उसको लगा दिया। अब दूसरा मेथड आता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग देखिए, ग्राफ्टिंग होती है इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा पेड़ है जिसको आप, उसका नीचे का पार्ट खराब हो गया है, ऊपर का सही है, और एक प्लांट ऐसा जिसका नीचे का पार्ट खराब है, ऊपर का सही है, एक ऐसा है जिसका ऊपर का खराब है, नीचे का सही है। अब कैसे हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ पेड़ है, कोई ऐसा पेड़ है, ठीक है, उसकी स्टेम है, आप चाहते हैं कि इसके अंदर ही मैं कुछ नया पार्ट, दूसरे पार्ट का एक प्लांट अटैच कर दूं, दूसरे प्लांट का एक पार्ट अटैच कर दूं जो इसी में ग्रो करने लगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एप्पल का पेड़ है। ठीक है, मेरे पास एक एप्पल का पेड़ है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो स्टेम है ना, स्टेम तो दूसरे पेड़ की रहे, लेकिन जो मेरा फ्रूट है वो दूसरे पेड़ का है। ये भी होता है, ऐसे क्या करते हैं, एक प्लांट आपने लिए, फॉर एग्जांपल मेरे एक प्लांट की स्टेम ये है और दूसरे प्लांट की स्टेम ये है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने स्टेम लिया है ना, ये स्टेम लिया है, इसको मैं काटूंगी इस शेप में। ठीक है, इस शेप में मैंने काट दिया, और क्या करा, ये है मेरे लगाने वाला, जिसको मैं इसके अंदर लगाऊंगी, और दूसरा जो मैंने नीचे बेस वाला पार्ट लिया ना, बेस को मैंने किया ऐसे। बस समझना, ये दो अलग अलग पेड़ है, इसके स्टेम को कुछ इस तरीके से कट दिया गया, इस तरीके से छील दिया कि नीचे वाला इस शेप में आ गया और ऊपर वाला इस शेप में आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे, कैसे भी शेप में काट सकते हो, ऐसे बस एक दूसरे के अंदर फिट होने चाहिए। अब क्या करूंगी, ये जो मैंने जहाँ पे जॉइंट लगाया है ना, इस जॉइंट के आसपास बहुत सारी पॉलीथीन रैप कर देते हैं, इसके आसपास, ताकि इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैल जाए, कुछ कहीं इसको जर्म्स ना पकड़ ले, क्योंकि सेंसिटिव पार्ट है,
यहाँ से एक प्लांट दूसरे पार्ट से अटैच हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, फंगस लग सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक के पॉलीथीन से रैपिंग कर देते हैं, और उसके अंदर कई बार सॉइल भी भर दी जाती है, प्लास्टिक के उससे रैपिंग कर देते हैं। और यहाँ पे पानी का भी सिस्टम लगा देते हैं कई बार, है ना, कि ड्रॉप करके इसके ऊपर पानी आ सके ताकि यहाँ पे ग्रो हो सके। कुछ टाइम बाद जब आप यहाँ से पॉलीथीन को हटाते हैं ना, तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के अंदर अटैच हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ प्लांट। जैसे एक प्लांट में दोनों पार्ट अटैच रहते हैं ना, एक स्टेम होती है पूरी, इसी तरीके से दो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स भी अटैच हो जाते हैं आपस में। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग। और ये जो तीसरा पार्ट देख रहे हैं, तीसरा लेयरिंग क्या होती है, लेयरिंग भी देखते हैं। देखिए लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में जैसे कि आपके पास एक स्टेम है, यहाँ पे कोई प्लांट उगा हुआ है धरती से, है ना, ये कोई प्लांट उगा हुआ है, इसकी एक स्टेम निकली हुई है यहाँ से। अब मैं चाहती हूं कि ये जो प्लांट है ना, इसी के बराबर में धरती में एक और प्लांट ग्रो कर जाए। सिमिलरली बिल्कुल इसके जैसा मुझे एक और प्लांट चाहिए जो इसके बराबर में ग्रो कर जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसकी स्टेम को, जो स्टेम लंबी होगी ना, उसे खींच करके नीचे की साइड लाऊंगी और धरती में इस तरीके से दबा दूंगी। ठीक है, एक स्टेम थी सीधी जा रही थी, उसको मैंने खींच करके नीचे धरती में दबा दिया, उसको सॉइल से कवर कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, इस स्टेम का कुछ पार्ट क्या है, हमारी इस सॉइल के अंदर है, और थोड़ा सा मान लीजिए बाहर निकल रहा है। अब क्या होगा, टाइम के साथ साथ धीरे आप इसको पानी देते रहिए। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो पार्ट इसका सॉइल के अंदर है ना, इसमें से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, यहां से इस तरीके से। ठीक है, रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस पार्ट को यहां से काट दीजिए, यहां से इस प्लांट का कनेक्शन काट दीजिए। अब क्या होगा, ये प्लांट तो बिल्कुल अलग हो गई, लेकिन ये जो प्लांट है ना, इसके अंदर नई रूट्स आ गई हैं, इसी के स्टेम में नई रूट्स उग चुकी हैं। अगर मैंने इसको काट भी दिया ना, तो अब ये एक तरीके से नया प्लांट उग रहा है। अब ये क्या करेगा, ये इसके रूट्स बन जाएंगे, धीरे ये प्लांट ग्रो करेगा, इसके बराबर में ही नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा, एक प्लांट के बराबर में ही दूसरा प्लांट लगा दिया। कैसे, उसकी स्टेम को खींच करके सॉइल के अंदर दबा दिया। सॉइल के अंदर दबाने के बाद ये जो स्टेम थी, इसके अंदर रूट्स जनरेट हो गई, रूट्स इसके अंदर फॉर्म हो गई, और रूट्स जब फॉर्म हो गई उसके बाद मैंने इसका कनेक्शन काट दिया, ये अलग प्लांट हो गया, और ये आगे चल करके ग्रो होकर के अलग प्लांट हो गया। बात समझ में आ गई। इस प्रोसेस को बोला जाता है लेयरिंग। लेयरिंग किसके अंदर देखी जाती है, लेयरिंग देखी जाती है ग्रेप वाइन के अंदर, है ना, अंगूर का पेड़ जो होता है ना, अंगूर की वाइन के अंदर ऐसा काम करा जाता है। जैस्मिन के अंदर देखा जाता है लेयरिंग, किसके अंदर देखी जाती है, ग्रेप वाइन के अंदर, जैस्मिन के अंदर, ये देखी जाती है हमारी लेयरिंग। बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी में तो सिर्फ इनका नाम लिख रखा है कि ग्राफ्टिंग और लेयरिंग होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ्टिंग और लेयरिंग क्या होती है। ठीक है, फटाफट से एक बार रिवाइज करो कि कटिंग में क्या होता है, स्टेम वगैरह होती है तो उसको कट करके सॉइल में लगा देते हैं, उसमें नोट्स होनी चाहिए, तो क्या होगा, हमारा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो पार्ट है, दो प्लांट्स के अलग अलग प्लांट्स के पार्ट है, उनको एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे में फिट कर दिया जाता है। फिट करने के बाद उस पर रैपिंग कर दी जाती है, कुछ टाइम बाद दोनों पार्ट कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करेंगे, एक प्लांट की स्टेम को खींच करके धरती के अंदर दबा देंगे, और वो क्या होगा, वो अलग प्लांट बन जाएगा, और जो हमारा प्लांट पहले से था वो तो है ही, तो मैं क्या हो गया, एक प्लांट से दो प्लांट हो गए। बात समझ में आ गई। ये तो था आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, अब देखते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कैसे हो सकता है, अब देखिए ये सब करने के लिए ना आपको अपने काम करना जरूरी था, इंसान को अपना हाथ लगाना जरूरी था, है ना। प्लांट ऐसा नहीं है कि प्लांट खुद ही धरती के अंदर ऐसे दब जाएगा लेयरिंग के लिए कि भाई मुझे लेयरिंग करनी है दबा दो मुझे, नहीं, क्या होगा, हमें खुद करना पड़ेगा लेयरिंग के लिए स्टेम को खींच करके। तो ये क्या होगा, ये होगा आर्टिफिशियल मेथड्स। अब देखेंगे क्या हमारे नेचुरल मेथड्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से प्लांट नेचुरली ग्रो कर सकता है अपने अलग अलग पार्ट्स को यूज करके। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल आता है सबसे पहले नेचुरल में पोटैटो का। ठीक है, पोटैटो का आप पोटैटो देखते हैं, पोटैटो क्या है, पोटैटो एक तरीके की स्टेम है, जो आप खाते हैं ना पोटैटो, रूट नहीं है वो स्टेम है, पोटैटो क्या है, स्टेम है। अब क्या होता है,
पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो जब कुछ टाइम तक रखा रहता है ना, पोटैटो के ऊपर क्या होता है, कुछ इस तरीके से व्हाइट व्हाइट से स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है आई ऑफ द पोटैटो, आई ऑफ द पोटैटो। उसके ऊपर क्या होता है, पोटैटो के ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर आने लगते हैं, इनको बोला जाता है आई ऑफ द पोटैटो। अब अगर मैं क्या करूं, इस ये जो पोटैटो होता है ना, ये आई क्या होती है, अगर ये कहीं से भी कट जाए ना पोटैटो, ये पोटैटो कट जाए तो क्या होगा, ये जिस पार्ट में ये आई होती है ना, ये आई जैसे ही धरती में गिरती है तुरंत एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। ये समझिए एक नए प्लांट के लिए इसमें जर्मिनेशन होने लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर आई को क्या करूं मैं, अगर उस पार्ट को काट करके सॉइल में डाल दूं तो यही आई एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी। तो पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में आई के थ्रू न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम नाम का एक प्लांट होता है, ठीक है, ब्रायोफिलम नाम का एक प्लांट होता है। अब ये जो प्लांट होता है ना, ये प्रोपेगेशन करता है रूट्स के थ्रू, ये प्रोपेगेशन करता है लीव्स के थ्रू। लीव्स के थ्रू कैसे करता है, देखिए यहाँ पे जैसे ब्रायोफिलम की मैंने लीफ ले ली है, अब इस ब्रायोफिलम की लीफ के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे ना कुछ छोटी छोटी रूट्स वाले स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगते हैं, रूट्स वाले स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगते हैं, छोटे छोटे है ना, कुछ हल्की हल्की लीव्स जैसा स्ट्रक्चर, रूट्स जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर फॉर्म होने लगता है। अब ये जो फॉर्म होता है ना, क्या होता है, जैसे हल्का सा ये बड़ा होता है तो ये जो इसमें रूट्स जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, ये निकल करके जमीन पर गिर जाते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, रूट्स के साथ लीव्स पे से उतर करके जमीन पर गिर जाते हैं, और जहां पर भी ये गिरते हैं वहीं पर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जहां पर भी ये रूट्स के साथ गिरेंगे वहीं पर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो नेचुरली किस तरीके से होता है, पोटैटो करेगा स्टेम के थ्रू, स्टेम में अगर पोटैटो क्या है, स्टेम है, उसमें क्या हो जाती है, आई बन जाती है जब, तो जहां भी आई जाकर के गिरेगी वहां पे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली ब्रायोफिलम जो होता है, ब्रायोफिलम में लीव्स के साइड में छोटी छोटी रूट्स के साथ साथ सीडलिंग डेवलप होने लगती है, और ये जहां भी गिरती है वहीं पर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमने करा है ना, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, देखिए इसके एडवांटेज होते हैं, पहली बात तो जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि बनाना जो था, बनाना क्या था, एक सीडलेस प्लांट था। तो सीडलेस प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। यानी कि थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सीडलेस प्लांट्स, जिनके पास सीड नहीं है, जो सीड करने के लिए केपेबल नहीं है, कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, यानी कि सीडलेस प्लांट से भी रिप्रोडक्शन करवाया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे क्या है, एक प्लांट के पार्ट से ही दूसरा प्लांट बनाया जा रहा है। जो पोटैटो की क्वालिटी उसके पहले वाले पोटैटो में होगी, यानी कि सोचिए जैसे मैंने लेयरिंग करी थी, लेयरिंग में क्या करा था, ये प्लांट था, इसी की लेयर को मैंने बढ़ा करके दूसरा प्लांट बनवा दिया था इस तरीके से। तो अब एक बात बताइए, ये जो नया प्लांट बना है, ये है तो इसका ही पार्ट ना, बिल्कुल सिमिलर इसी के पार्ट से निकल करके बना है। इसमें पता क्या होता है, इसमें जो क्वालिटी, जेनेटिक क्वालिटी इसके अंदर होती है ना, पेरेंट प्लांट के अंदर, सिमिलरली डिट्टो वैसी क्वालिटीज जो नया डॉटर प्लांट बनता है ना, यानी कि जो बेबी प्लांट बनता है, उसके अंदर भी सिमिलर क्वालिटीज देखने के लिए मिलती है। यानी कि सेम क्वालिटीज ऑफ द प्लांट, कैन बी जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए आपके खेत में क्या हुआ, एक साल बहुत अच्छी खेती हुई है ना, एक साल आपके में बहुत अच्छी खेती हुई। आप क्या चाहते हैं कि वो जो बहुत अच्छी खेती हुई ना, फॉर एग्जाम्पल आपने मटर की खेती करी थी, आप ये चाहते हैं कि जो मटर की खेती हुई है ना, मटर की खेती इस बार बहुत अच्छी हुई है, मटर के जो प्लांट आए हैं, ग्रेप का जो प्लांट आया है उसकी बहुत अच्छी खेती हुई है, तो मैं चाहती हूँ एग्जैक्टली जैसे मेरी इस बार फसल हुई थी ना, वैसे ही दूसरी बार भी हो, वैसा ही प्लांट, उसी मिठास वाला जो अंगूर है ना, वही मेरे पास दूसरा प्लांट आना चाहिए, सेम टू सेम मिठास वाला, सेम टू सेम स्ट्रक्चर वाला, जैसा अंगूर इस प्लांट पे आता है, मैं चाहती हूँ ऐसा ही एक और प्लांट हो और उस पर भी सेम टू सेम ऐसा ही अंगूर आए। तो अब मैं क्या करूंगी, उस प्लांट को
सीड के थ्रू ना लगा करके मैं उसमें उसको लगाऊंगी लेयरिंग के थ्रू, क्योंकि लेयरिंग में क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स हमेशा सेम होते हैं, यानी कि सेम क्वालिटी वाले प्लांट को जनरेट किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात देखिए, इसका क्या होता है, इसका एक और एडवांटेज होता है कि जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है। इट टेक्स लेस टाइम, यानी कि कम टाइम में बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जा सकता है। कम टाइम में बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जा सकता है। टाइम उतना ही है, लेकिन एक सीड को बनने में, पूरी तरीके से डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि जो हमारा एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट बनाया जाता है, उसको कम टाइम लगता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये थे हमारे एडवांटेजेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। ठीक है, एक चीज और आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद आपकी बुक में एक चीज आती है टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल ऐसा एक प्लांट आपके पास ऐसा बचा है जो अपनी जनरेशन का लास्ट प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए, अपने जनरेशन का एक प्लांट बचा है आपके पास जो लास्ट प्लांट है, और कोई होप नहीं है आगे कि वो प्लांट जनरेट हो सके। तो अब आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि वो जो अकेला प्लांट बचा है ना, मैं किसी ना किसी तरीके से बस मैं उसको बचा लूँ, है ना, बचा लूँ। लेकिन अब आप इस केस में ये चांस नहीं ले सकते कि उसके सीड बनेंगे नए, या मान लो सीड खराब हो गया, या कुछ टाइम बाद प्लांट नहीं रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि प्लांट मर गया, है ना कहीं अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वो प्लांट मर सकता है। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि मैं बिना वेस्ट करे, प्लांट के किसी भी पार्ट को बिना वेस्ट करे एक नए प्लांट को जनरेट कर सकूं। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में फॉलो किया जाता है टिश्यू कल्चर को। टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरीज वगैरह में, लैब में एक नए प्लांट को उगाया जाता है। कैसे उगाया जाता है वो देखते हैं। देखिए प्लांट का क्या होता है, प्लांट के कुछ सेल्स को ले लिया जाता है ना, सम सेल्स, कुछ सेल्स को ले लिया जाता है, वो थोड़ी सी सेल्स को या फिर कुछ टिश्यूज को भी कह सकते हैं, कुछ टिश्यूज को या फिर कुछ सेल्स को ले लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स है मेरी। अब क्या किया जाता है, ये जो सेल्स है ना, इसको लेबोरेटरी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? लेबोरेटरी में रखा जाता है। लेबोरेटरी में क्या करा जाता है, पहले तो इसे प्लेट में उगाया जाता है ना, एक वहां पे उनकी स्पेशल प्लेट होती है जिसमें इसको बनाते हैं, ताकि थोड़ा इसके जो टिश्यूज है ना वो ग्रो कर जाए, थोड़ा सा सेल डिवीजन हो जाए। ये जो टिश्यू है इनका नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ा जाए, सेल जो हमारा प्लांट है ना थोड़ी अपनी शेप में आने लग जाए। उसके बाद क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इसे प्लेट से शिफ्ट कर दिया जाता है सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? सॉल्यूशंस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। सॉल्यूशंस के अंदर क्या होते हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं और इनके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स वाले और केमिकल्स वाले सॉल्यूशन में इन टिश्यूज को रखा जाता है जो इस प्लांट के उगने के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं, और उसमें रख करके यहाँ पर छोटे छोटे सीडलिंग वाले प्लांट्स उगाए जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं इससे। ठीक है, और जब ये सीडलिंग्स बन जाती है ना, इन सीडलिंग्स को उठा करके फिर सॉइल में सो कर दिया जाता है, इनकी बो दिया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, टिश्यू कल्चर में क्या हुआ, टिश्यू कल्चर में थोड़ी सी सेल्स या फिर थोड़े से टिश्यूज को ही लेकर के नया प्लांट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? लेबोरेटरी में पहले उसे प्लेट में रख करके ग्रो करवाया जाता है, बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में, जर्म फ्री इन्वायरमेंट में उसे काम करवाया जाता है, और फिर क्या होता है, उसे एक सॉल्यूशन में शिफ्ट किया जाता है जहां उसके लिए नेसेसरी केमिकल्स होते हैं, उसके लिए नेसेसरी एंजाइम्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसको प्रोवाइड करे जाते हैं, जिससे छोटी छोटी सीडलिंग्स बन जाती हैं। अब ये जो छोटे छोटे रूट्स वाले, छोटे छोटे लीव्स वाले जो पार्ट होते हैं ना, इनको उठाकर सॉइल में ग्रो कर दिया जाता है और उससे नया प्लांट बन जाता है। दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, जो मैंने आपसे कहा था कि हम इन दोनों में कंपेयर करके समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए धीरे धीरे कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये डिफरेंस आपको बता दिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम से कम 2 पेरेंट्स आपको चाहिए थे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे कंपेयर करके देखते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या अगर सिंगल पेरेंट है तो मैंने कहीं भी आपको
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते टाइम ये बोला था कि इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या यहाँ पे मेल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रही है। नहीं, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा था कि गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। नो गैमीट्स, इसके अंदर गैमीट्स नहीं होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो फ्यूज करके नए बेबी को या नए प्रोजेनी को बनवाती हैं। जैसे कि हमारे अंदर होती हैं, क्या होती है? स्पर्म्स और ओवास होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं, इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स फॉर्म। ओके, अब आपने एक बात बताइए, जब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था तो उसमें देखा था कि कोई गैमीट्स नहीं बन रहे। ये देख लिया आपने, गैमीट्स नहीं बन रहे। एक ही पेरेंट से दो बच्चे बन रहे हैं, एक ही पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, ये आपने देखा था। तो एक बात बताइए, क्या कहीं भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ? नहीं। क्या कहीं भी दो क्रोमोसोम्स आकर के मिले? नहीं। क्या कहीं भी चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों फ्यूज करते हैं तो मदर के भी कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, फादर के भी कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट ऐसे हैं जिनके कर्ली हेयर्स हैं, है ना, और मतलब दो पेरेंट्स हैं, एक के कर्ली हेयर्स है, एक के स्ट्रेट हेयर्स हैं, और एक के ब्लैक हेयर्स है, एक के ब्राउन हेयर्स हैं। तो अब क्या होगा, जब नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूज होंगे। तो क्या होगा, जब बेबी आएगा ना, उसमें चांसेस क्या है, हो सकता है उसके ऐसे बाल आ जाए कि कर्ली भी हो और ब्राउन भी हो। ऐसा भी सकता था कर्ली भी हो ब्राउन भी हो। एक के थे कर्ली ब्लैक, एक के थे स्ट्रेट और ब्राउन। लेकिन जब न्यू बेबी फॉर्म हुआ तो उसके अंदर कैसा है, कर्ली ब्राउन कलर के बाल आए। तो आप देख रहे हो, जब बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। इसी चीज को बोला जाता है वेरिएशन। तो जब यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, जब यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता, तो वेरिएशन कहाँ से आएगा? यानी कि कोई वेरिएशन नहीं आता। लेकिन या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएशन आता तो है, लेकिन इतना माइन्यूट होता है कि वो दिखता ही नहीं है, बहुत टाइम बाद जाकर के दिखता है, इसलिए हम कहते हैं नो वेरिएशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखा जाता है, चेंज आता है। जो न्यू बेबी बनता है वो पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर लेकर के आता है, उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं मेल और गैमेट दोनों के फ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता है, जो हमारे जो बेबीज होते हैं ना, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोजेनी होती है, वो पेरेंट के बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखती है। यानी कि जो नए हमारी जनरेशन आ रही है वो पेरेंट जनरेशन के बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्या है, न्यू जनरेशन या फिर प्रोजेनी कैसी होती है, प्रोजेनी इज सिमिलर टू पेरेंट्स। यानी कि प्रोजेनी किसके जैसी होगी, प्रोजेनी पेरेंट्स के जैसी ही होती है, बट यहाँ पे जो प्रोजेनी होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि बच्चे के अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, प्रोजेनी इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। अब एक बात आप देखिए, जब मैंने सबसे पहले आपको बाइनरी फिजन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम में कितनी फास्ट हमारा रिप्रोडक्शन होता है, एक प्लाज्मोडियम से कितने जल्दी 1000 हमारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर। यानी कि ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नई कोई प्रोजेनी नहीं आ जाती, उसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें मतलब टाइम लगता है लेकिन बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में हम नई जनरेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आपने क्या देखा, अब जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, गैमेट्स नहीं है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नहीं होते। नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ना था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये पढ़ने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो पढ़ने वाले। तो आज की वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, उसमें भी आर्टिफिशियल होता है जिसमें कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग आती है, और नेचुरली हमने देखा एक तो पोटैटो में और एक देखा ब्रायोफिलम में। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, कि प्लांट्स की छोटी सी सेल्स से या छोटे से टिश्यूज से अगर हम बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करके धीरे धीरे प्लांटलेट्स बना लेते हैं, यानी कि नए प्लांट का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में कर लेते हैं, उसको बोला जाता है टिश्यू कल्चर। उसके बाद हमने देखा एडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। उसके बाद हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।